पर इसी सूबे की जब बहन मायावती वो बनी मुख्यमंत्री तो वहां से बड़े बड़े माफिया भाग गए, मैदान छोड़ करके। एक एट्रोसिटी नहीं होती थी। वो लगातार मुस्लिमों को अपनी तरफ ला रही हैं। आजम खान जी से बात हो रही है और जो शिवपाल यादव जी से बात हो रही है और बड़े बड़े नेताओं से बात हो रही है। 2024 में बहन मायावती जी को हम बनाएंगे प्रधानमंत्री। वो तो बीएसपी को, बहन जी को तो ये दोहरी लड़ाई लड़नी है। उधर बीजेपी से भी लड़ना है और इधर सापा आरएलडी और चंद्रशेखर रावण से भी लड़ना है। ये उनका ट्वीट ही है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाइल है। जब वो ट्वीट करते हैं तो सारे प्रेस वाले उस ट्वीट को भी काउंट करते हैं, नहीं तो बड़े बड़े नेताओं के ट्वीट को भी नहीं देखते हैं। पॉलिटिकल लीडर को सत्ता संभालनी है। सत्ता संभालने के लिए आपका एटीट्यूड होना चाहिए, आपके पास राजनीतिक समझ होनी चाहिए, राजनीतिक कार्यक्रम होने चाहिए, तभी जाकर के आपको राजनीतिक सफलता मिलेगी। अन्यथा मुझे आज तक समझ नहीं आया कि चंद्रशेखर रावण जी आखिर राजनीति कर क्यों रहे हैं। संविधान लागू करने की बात तो बीएसपी भी करती रही है, बहन कुमारी मायावती भी करती रही है। देखिए, वो एक क्षेत्र में एक पूरे अब एनसीटी लगा के 36 राज्य हैं और जो फुल राज्य हैं वो 29 राज्य हैं। अब उनमें से एक राज्य, एक सूबा अगर वो कोशिश भी करें तो वहाँ लागू नहीं कर सकती। उसके बावजूद भी उन्होंने कोशिश की और उनके टाइम पे जब लॉ एंड ऑर्डर जब लागू किया उन्होंने तो बड़े बड़े ये पूरा का पूरा रिकॉर्डेड है, सारे माफिया भाग गए। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा से बाहर चले गए तुरंत, रातों रात। जैसे ही बहन मायावती जी ने उस पे कंट्रोल किया, इसी सिस्टम को लागू किया ना। जो लोग कहते हैं यूपी में सबसे बड़ी गुंडागर्दी होती है, वहीं पर इसी सूबे की जब बहन मायावती वो बनी मुख्यमंत्री तो वहां से बड़े बड़े माफिया भाग गए, मैदान छोड़ करके। एक एट्रोसिटी नहीं होती थी और जो जातिगत एट्रोसिटी एक आध हुई भी, इमीडिएट फोर्स भेज करके उसको रिजॉल्व कराया और न्याय दिलवाए। तो वो इस सूबे की थी। अगर वो संविधान लागू करना है तो प्रधानमंत्री बनना जरूरी है ना। तो इसलिए 2024 में बहन मायावती जी को हम बनाएंगे प्रधानमंत्री। क्या फॉर्मूला है? अज्ञानी जी, लगातार मैं आपकी कई सारी वीडियो देख रहा हूँ और आप सिर्फ बहन जी को सपोर्ट कर रहे हैं और लगातार आप कह रहे हैं कि बहन जी जो है वो प्रधानमंत्री बननी चाहिए, लेकिन ऐसा क्या फॉर्मूला है? देखिए, फार्मूला सिर्फ एक ही है कि देश की राज्य सत्ता का जो रास्ता है, भारत की राज्य सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके आता है। 80 सीटें वहां पर हैं। जो भी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में जिसने बाजी मार ली वही केंद्र में राज करता है। ये इतिहास है, पुराना इतिहास है। तो इसीलिए हमने कहा 80 सीट में से अगर हम बहन जी को ताकत दे दें, निस्वार्थ रूप से वहां पहुंच करके अपने अपने तमाम SC/ST के लोगों को कहें कि एक तरफा हाथी का बटन दबाओ, अगर 80 में से 50 से 60 जीते, बहन जी जीत गई, सीटें जीत गई, तो उस समय कांग्रेस भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि कांग्रेस भी 100-125 सीट लाएगी। उधर वहां ममता बनर्जी भी 20-25 सीटें लाएगी, वो भी सपोर्ट करेगी। उधर शिवसेना भी लाएगी 10 से 15 सीटें और वो NCP गठबंधन वो भी 20-25 सीटें लाएगा, वो महाराष्ट्र से सपोर्ट करेंगे। उधर लेफ्ट फ्रंट सपोर्ट करेगा। उधर आपका स्टालिन भी 15 से 20 सीटें लेके आएंगे तमिलनाडु में, वो सपोर्ट करेंगे। हो गई 272 सीटें, बन जाएगी बहन जी लेकिन 272 सीटें तो हो गई। यूपी में तो मायावती जमीन पे तो है नहीं ना बहन जी। देखिए, हार जीत लगी रहती है, जमीन पर है, आपको नहीं पता। उनका हारते हारते भी सीट एक आई, 403 में से एक सीट आई, लेकिन 1.5 करोड़ वोट भी उनके पास आया। वो तो हार जीत लगी रहती है, लेकिन वो डिफीट होती रहती है राजनीति में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनका कैडर, उनका संगठन और उनका वोट उनके साथ ज्यों का त्यों है। बस ये कि थोड़ा सा, लेकिन सिर्फ उनके कैडर जो उनका मूल वोट है उससे तो जीत नहीं मिल पाएगी ना। नहीं, तो उसके लिए और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना। जो सामाजिक दूसरी जाति वही तो मेहनत कहाँ कर रही है, अनुसूचित कर रही है। अभी आपने पता नहीं है, पीछे मुस्लिमों को उन्होंने पीछे, अब कल भी परसों भी वो लगातार मुस्लिमों को अपनी तरफ ला रही है। आजम खान जी से बात हो रही है और जो शिवपाल यादव जी से बात हो रही है और बड़े बड़े नेताओं से बात हो रही है। और साथ में अनुसूचित जाति की दूसरी जातियों का भी कैडर उन्होंने लगाना शुरू कर दिया है। देखिए, जो अभी तक एक परसेप्शन था कि वहां पर एक ही जाति बहन जी के साथ है, अनुसूचित जाति की, अब हम कह रहे हैं वाल्मीकि जाति भी साथ में आ जाए, अपना रजक धोबी समाज भी आ जाए, कुमार समाज भी आ जाए, अपने सासी भी आ जाए, पासी भी आ जाए, अपने खटीक भी आ जाए, तो हमें तीसरे की जरूरत ही नहीं, हम खुद ही जीत जाएंगे 50-60 सीटें। अच्छा, मायावती जी के पिछले कुछ हमले देखिए, वो बीजेपी से ज्यादा सपा को हमला बोलती हैं, सपा पर हमला बोलती हैं। देखिए, वो क्षेत्रीय पार्टी सबसे बड़ी, उनकी जो सबसे बड़ी, देखिए इसको समझना पड़ेगा। क्षेत्रीय दल में दो क्षेत्रीय दल हैं वहां पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े, जो BSP और सापा। अगर वो सापा पे अटैक नहीं करेंगी तो उनकी जो अपनी इंडिपेंडेंट जो उनका संघर्ष है वो खत्म हो जाएगा। देखिए, वो और बीजेपी और कांग्रेस जो है केंद्रीय पार्टी है, ये केंद्रीय दल हैं। तो इनके साथ जो लड़ाई है वो दूसरे नंबर की है। पहली लड़ाई है अपने घर की। घर में कौन है पहला प्रतिद्वंदी? SP, समाजवादी पार्टी पहला प्रतिद्वंदी है BSP का। तो इसलिए उसको पहले काउंटर करना है। लेकिन 24 के लिए तो बीजेपी से लड़ना होगा ना। नहीं, देखिए उससे सापा से भी लड़ना है, क्योंकि 50 से सीटें चाहिए, क्योंकि सापा भी तो लड़ रही है, सापा के साथ थोड़ी गठबंधन
गठबंधन हो रहा है, और वहाँ पर जो वहाँ सापा आरएलडी गठबंधन हो रहा है, और जिसमें चंद्रशेखर अभी ताल ठोक रहा है अपनी, तो वो तो बीएसपी को, बहन जी को तो ये दोहरी लड़ाई लड़नी है। उधर बीजेपी से भी लड़ना है, और इधर सापा आरएलडी और चंद्रशेखर रावण से भी लड़ना है, इन तीनों से भी लड़ना है। तो इसीलिए हमें 50 सीटें लेनी है। तो हमें इनके अलावा जहाँ वो अपने जो SC/ST की दूसरी है, वाल्मीकि खासतौर पे, जिनका 2.5 करोड़ वोट है उत्तर प्रदेश में, 2.5 करोड़, तो मैं जाऊंगा घर घर जाके हाथ जोड़ूंगा कि भाई ये भूल जाओ, बहन जी ने हमें आज तक कोई सीट दी नहीं दी, हमें कोई संगठन में पद दिया नहीं दिया, हमारे इलाकों में आई नहीं आई। इस समय सब भूल करके पहले संविधान बचाना है, और बहन जी को उत्तर प्रदेश में 50 सीटें दिलवानी है, जिससे कि वो प्रधानमंत्री बने। क्योंकि बहन जी कुछ करे या ना करे, हमें कोई सीट दे ना दे, हमें अपने संगठन में जगह दे या ना दे, हमारे लिए कोई योजना शुरू करे ना करे, मगर मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि वो प्रधानमंत्री बन के, उत्तर प्रदेश जीत के प्रधानमंत्री बन के इस देश के संविधान को जरूर सुरक्षित करेगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आपको लगता नहीं कि वो हमले भी बोलती हैं तो ट्वीट के जरिए बोलती हैं, और बिना लोगों के बीच गए कैसे इतना बड़ा सूबा जीत पाएंगे? देखिए, उनका ट्वीट ही है ना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाइल है। जब वो ट्वीट करते हैं तो सारे प्रेस वाले उस ट्वीट को भी काउंट करते हैं, नहीं तो बड़े बड़े नेताओं के ट्वीट को भी नहीं देखते हैं। बहन जी सिर्फ ट्वीट कर दे या कोई मैसेज भी भेज दे, वही बड़ा बात है, अपने आप में बड़ी तोप चीज है। तो इसलिए उनका ट्वीट भी एक ऐसा वो शस्त्र जब निकलता है उनका, जो कि घायल करके ही आता है, तो उनका ट्वीट ही बहुत है। उनको अब निकल रही हैं यूपी में, उन्होंने अपना दल बल के साथ कैडराइज सब कुछ करना शुरू कर दिया है, पूरे इलाकों में अपने कैडर को तैयार करना। 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। आकाश आनंद भी, जो अभी वहाँ के संयोजक बने उसके बीएसपी के ऑल इंडिया के, दिल्ली में उन्होंने भी पदयात्रा की पिछले महीने, काशी राम जी के उसमें आके पूरा नौजवानों को इकट्ठा किया। ऐसा नहीं है बीएसपी अब एक्शन में आ रही है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बीएसपी कहीं और कुछ करे ना करे, मगर उत्तर प्रदेश में जरूर इन मनुवादियों को रोक सकती है। इसलिए हम आंख मूंद करके बीएसपी को, बहन मायावती जी को हम शक्ति देंगे। और इसीलिए मैं अपील कर रहा हूं कि 2024 में पूरे राज्य दूसरों को दे दो, मगर उत्तर प्रदेश में आंख मूंद के हाथी के बटन पे बटन दबा लो। आपको लगता है कि एक तरफ चंद्रशेखर आजाद हैं और एक तरफ सपा और आरएलडी, तीनों का गठबंधन, और मायावती अकेले कैसे फाइट कर लेंगी? नहीं, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि तो ये वोट तो बढ़ गए ना, जो एंटी वोट है और तो बच गए, बीजेपी की एक तरफा जीत हो गई फिर इस हिसाब से। तो सापा वैसे पहले भी लड़ती थी, बीजेपी सापा और कांग्रेस भी अलग लड़ती थी, ऐसा नहीं है। अब जो आरएलडी उधर यादव और जाट वोट उधर इकट्ठा हो गया, वो हमें पहले भी नहीं मिलता था। नहीं, ये तो पश्चिमी यूपी मायावती का गढ़ माना जाता था। जाट और यादव वोट कभी नहीं मिला उनको। पहले उनको मिलता था, चौधरी साहब को, उनके पिताजी को, उनके 2-3 सीटें आती थी तो जाट वोट उधर ही जाता था। और जो यादव वोट है वो अपने यादवों को देगा, मुलायम सिंह यादव या इनको देगा कि बहन जी को देगा। तो यादव और जाट वोट ये पहले भी नहीं मिला। और जो चंद्रशेखर रावण है उसकी हमें चिंता नहीं है, उसको 500, 400 वोट मिलते हैं एक सीट पे, तो उसकी कोई रेलीवेंस नहीं है, वो कहीं भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो हमारा जो अपना वोट है, कमिटेड वोट है, वो बहन जी के साथ है, उसके साथ हमें दूसरा नया वोट जोड़ना है। और दूसरी बात ये कि मिश्रा जी के होते हुए चाहे उन्होंने जितना मर्जी नुकसान किया हो, मगर कुछ ब्राह्मण वोट भी 1-2-3% बहन जी को मिल सकता है, जिससे कि हम 50 सीटें हम जीतेंगे पक्का, मुझे पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, एक सवाल ये कि आपने कहा कि चंद्रशेखर को 4-5 वोट मिलते, 400-500 वोट मिलते हैं, लेकिन कोई बड़ी घटना होती है, सबसे पहले आवाज उठाने चंद्रशेखर जाते हैं, तो आप उन्हें इतना नजरअंदाज क्यों करते हैं? नहीं, देखिए, उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए? नहीं, देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक प्रोग्राम आपके पास क्या, भीड़ में जा करके मैं भी जाता हूँ, जब कोई घटना हो जाती है पहले तो हम ऑनलाइन कार्रवाई करते हैं, और मैं भी खुद भी जाता हूँ, चारों तरफ जाता हूँ, जहाँ तक हो सकता है जाता हूँ, लेकिन वहाँ जाना और एक राजनीतिक कार्यक्रम, परिपक्वता, दोनों में अंतर है। वो उस तरह की जो ये ओकेशनल कोई घटनाएं होती हैं, ये कंट्राडिक्शन है, वो अलग हैं, वो होते रहते हैं। मगर आपके पास राजनीतिक कार्यक्रम क्या है, अपने जिस वर्ग की आप राजनीति कर रहे हो, आपने सरकार को क्या सुझाव दिए हैं, क्या मेमोरेंडम दिए हैं, क्या मांग रखी है, और आपके राजनीतिक कार्यक्रम क्या है। चंद्रशेखर रावण का मुझे एक राजनीतिक उसका परिपक्वता, उसका कोई मेमोरेंडम, कोई उसका सुझाव भारत सरकार को उसने दिया हो मेरी नज़र में नहीं है। और उसका कोई ऐसा एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड, जो कि उसको वोट दिलाने के लिए सक्षम हो, या उसको कोई ऐसी पोस्ट मिल जाए जिससे कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसके पास इस तरह का कोई भी राजनीतिक प्रोग्राम, कार्यक्रम नहीं है। बहुजन राजनीति तो कर तो रहे हैं ना, इसीलिए सपा के साथ है आरएलडी। बहुजन करते करते आपको कुछ पता ना हो दिन दुनिया का, आप करोगे क्या? आपको मुख्यमंत्री बना भी दें तो आपका दिमाग ही खाली है राजनीति से, तो आप करोगे क्या? आप क्या लागू करोगे? आपको वो चीजें, आपका देखिए,
पॉलिटिकल लीडर और सामाजिक लीडर होना जमीन आसमान का फर्क है। पॉलिटिकल लीडर को सत्ता संभालनी है, सत्ता संभालने के लिए आपका एटीट्यूड होना चाहिए, आपके पास राजनीतिक समझ होनी चाहिए, राजनीतिक कार्यक्रम होने चाहिए, तभी जाकर के आपको राजनीतिक सफलता मिलेगी। अन्यथा मुझे आज तक समझ नहीं आया कि चंद्रशेखर रावण जी आखिर राजनीति कर क्यों रहे हैं, सिर्फ परंपरागत कोई सीट वाट जीत करके कुछ बनने के लिए इसलिए, या फिर आपके पास वाकई इस देश की राजनीति में बहुजन के लिए, SC STs के लिए कुछ करने के लिए कुछ कार्यक्रम प्रोग्राम कुछ है, आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपके पास वो क्या चीज़ है बताओ ना, आप डिबेट करो, बताओ, हमें बताओ। लेकिन बहन जी ने करके बताया, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने बताया लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के जो स्कीम्स होती हैं, बजट होते हैं, उससे लेकर के वहाँ किसानों से लेकर के SC ST से लेके महिलाओं से लेके जनरल्स के लिए उन्होंने काम करके बताए। उन्होंने बताया ना दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कार ट्रैक उन्होंने दिया कि नहीं दिया। वहाँ पर ग्रेटर नोएडा में जिस जमीन पर जो जमुना आती थी हर साल जहाँ तबाही मचाती थी, वहाँ उन्होंने वो एक्सप्रेस हाईवे बना के इंटरनेशनल कार वो बना करके आसपास की जनता को माला माल कर दिया, करोड़ोंपति कर दिया और वहाँ की जनता का जीवन सुरक्षित करा। ऐसी बहन जिसके पास अपनी पॉलिटिक्स, वही जनता ने उन्हें समर्थन नहीं दिया। नहीं देखिए वो अलग बात है, वो ऐसा नहीं है कि वो एक MLA की सीट आई है, वो भी कहा जाता है चेहरे पे आई है, ना कि BSP पे। कोई बात नहीं, लेकिन BSP के टिकट पे आई है तो BSP के खाते में 1.5 करोड़ वोट भी है। ऐसा नहीं है कि 1.5 करोड़ जमानत कहीं नहीं जब्त हुई है। यहाँ तो ये 3 राज्यों के चुनाव हुए, लाला केजरीवाल जो दिल्ली में एक निगम में जीते, तो वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सारी सीटों से जमानत जब्त हो गई, ये 0.5% वोट भी नहीं मिला। और जो गुजरात में ताल ठोक रहे थे वहाँ 5 सीटें तो आई, मगर ज्यादातर बहुमत सीटों पर जमानत जब्त हो गई। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि राजनीति खत्म हो गई, राजनीति तो अभी शुरू हुई है। लेकिन BSP का वोट जो है वो 10 से 11% पे सिमट गया है, 11-12% आ जाएगा। वो तो आता जाता रहता है, क्योंकि कई बार हवा चलती है ना, हवा चलने में बड़े बड़े दरख्त उखड़ जाते हैं, तो हमारे भी बहुत सारे लोग उखड़ गए। अच्छा, सोशल मीडिया पे चलता है कि जैसे BJP भक्त होते हैं वो कुछ नहीं देखना चाहते, वैसे BSP भक्त भी होते हैं। देखिए जो आगे पीछे कुछ नहीं करता हूँ ना, BSP का प्रवक्ता हूँ ना, मैं BSP से मेरे बहन जी से कभी मुलाकात हुई, यहाँ तक कि मुझे दिल्ली स्टेट के उनके लोकल लीडर भी नहीं जानते बाई फेस, ना मैं उनको जानता हूँ। लेकिन मेरा एक ही स्वार्थ है, मुझे दिखाई दे रहा है मैं राजनीतिक लीडर हूँ और अपने समाज का लीडर हूँ, वो समाज जो सबसे कमजोर है इस देश में, जो SC ST में आता है। अगर संविधान बदल गया तो सबसे ज्यादा उसी को तकलीफ होगी, उसी को भुगतना पड़ेगा। तो मैं एक सामाजिक लीडर होने के नाते, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे पता है कि इन मनुवादियों को कैसे रोकना है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सिर्फ एक बहन मायावती है पूरे देश में जो इनको रोक सकती है, क्योंकि तीनों पार्टियां तो भाई बहन है। ये जो कांग्रेस, BJP, आम आदमी पार्टी, तो तीनों मनुवादियों की पार्टी है। अगर इनको कोई रोक सकता है, और उसके अलावा कोई चेहरा नहीं है देश के अंदर अनुसूचित जाति में, SC ST में इतना बड़ा बहन मायावती के बराबर। और देश की राजनीति उत्तर प्रदेश से शुरू होती है और उत्तर प्रदेश में बहन मायावती शक्तिशाली हैं। अगर उनको और ताकत दे दी जाए तो अगर वो इनको रोक सकती है 50 सीटें ला करके, तो इनको रोक सकती है। और अच्छा, मेरा आखिरी सवाल था, लेकिन इसके पहले फिर से आपने कहा मनुवादी, मायावती BSP का तो नारा ही है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। देखिए ये राजनीतिक स्टंट होते हैं समय समय पर, ठीक है ना। उनका जो असली है बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, पहले उनका जो नारा है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं हिडन, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जनता में डालनी होती है। अब वोट लेने के लिए ये नहीं करते सबका साथ सबका विकास, कहते तो सबका है, लेकिन अनुसूचित जातियों का वोट तो ले लिया, मगर भैया हमारे लिए क्या दिया तुमने? हमारे लोग भी नहीं पक्के करे, हमें कौन सी जमीनें बांटी, बजट में कितना हिस्सा दिया, उल्टा हमें पीट रहे हो। जब हम गटर में मर जाते हैं तो तुम्हारा मुआवजा भी नहीं देते हो। तो सबका साथ सबका विकास। तो अगर हमारी बहन जी ने कह दिया सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, तो कौन सी आपत्ति आ गई? तो वोट लेने के लिए तो रणनीतियां चलनी पड़ती है ना, हर चुनाव में अलग नारे देने पड़ते हैं। अब हम नया नारा लेकर के आएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? देखो राजनीति में सत्ता में हासिल करना, ये सबसे बड़ी रणनीति बनाने की और नारे देने की, ये तो समय समय नारा जो है वो लोगों को भ्रमित करने के लिए है, नहीं भ्रमित करने के लिए, हमें अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए, अपनी ओर अट्रैक्शन बनाने के लिए हम नारे दिए जाते हैं। सब देते हैं, हम भी देंगे। चलो ठीक है, शुक्रिया। बड़ा